हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स और चैप्टर 1 है। नाम क्या है चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी उसकी भूमिका के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, पहले जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत। ठीक है ना, मतलब आप गणित का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे समुच्चय आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। ठीक है, समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो संबंध और फलन उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद के चैप्टर्स में। तो ज्यामितीय अनुक्रम एवं प्रायिकता आदि के अध्ययन में भी हम समुच्चय के ज्ञान की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो समुच्चय सिद्धांत का जो विकास है वो किसने किया था? गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। तो उनका समुच्चय से परिचय कब हुआ था? जब त्रिकोणमितीय श्रेणी के जो प्रश्न थे उनको हल कर रहे थे वो तब। तो ये होगी थोड़ी सी भूमिका पढ़ने से ये होता है कि हमको उस पाठ के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागृत होता है हमारे अंदर। ठीक है, अब देखते हैं समुच्चय और उनका निरूपण। तो सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। ठीक है, कलेक्शन की चर्चा करते हैं ना, कि जैसे आप पेंसिल का संग्रह देख सकते हैं, रबड़ का संग्रह, कॉपियों का संग्रह, फूलों का संग्रह। तो अलग अलग संग्रह की अपन चर्चा करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे ताश की अड्डी है, व्यक्तियों की भीड़ है, क्रिकेट टीम है। तो गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। जैसे है हमारे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, है ना। प्राकृत संख्याओं का संग्रह यदि हम बोल रहे हैं मतलब उसमें केवल प्राकृत संख्या होंगी। बिंदुओं का संग्रह बोल रहे हैं मतलब उसमें बिंदु होंगे। अभाज्य संख्याओं का संग्रह बोल रहे हैं मतलब उसमें क्या होंगी? केवल अभाज्य संख्या होंगी। तो विशेषतः हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे। जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जैसे क्या हो सकती हैं? 1, 3, 5, 7, 9। भारत की नदियाँ और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी जैसे AEIOU। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। अब ये सारी एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि उपर्युक्त प्रत्येक उदाहरणों में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब हम 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे तो हमको ये एग्जैक्ट पता है कि 10 से कम संख्याएं कौन कौन सी हैं विषम वाली? 1, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा आप किसी से भी बात करिए, पूछिए, तो जनरली वो इसका आंसर यही देगा। क्या देगा आंसर? कि यहाँ पे संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये भी सुपरिभाषित है। जब हम बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो आप किसी से भी बात करेंगे वो जनरली किसका नाम लेगा? AEI और OU की। ठीक है, जब हम भारत की नदियों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भारत की नदियाँ ही होंगी। तो नील नदी यदि हम बोले तो नील नदी उसमें कहाँ शामिल होगी क्या? नहीं। ठीक है, इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में है। कह सकते हैं ना अपन कि गंगा नदी यहाँ पे होगी। अब नीचे हम कुछ संग्रह की चर्चा करेंगे। जैसे हम नीचे ऐसी समुच्चय के कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे एन से हम किसको डिनोट करते हैं? जो प्राकृत संख्याओं का संग्रह होता है उसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड पूर्णांकों के समुच्चय को डिनोट करता है। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जब भी आपको ये चीज़ें दिखें तो ये माइंड पे हो जाना चाहिए कि आखिर ये किस समुच्चय की बात कर रहा है, किस प्रकार के संग्रह की चर्चा कर रहा है, क्योंकि हर जगह ये नहीं लिखेगा आपको। ठीक है, आर लिख देगा, एन लिख देगा, जेड लिख देगा। जेड प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय है। क्यू प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात मान लो गणितज्ञों की बात हो रही है कि 5 सबसे ज़्यादा विख्यात गणितज्ञ कौन कौन से हैं, तो वो भी एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया 5 हमको विख्यात गणितज्ञों का नाम बता दूं,
तो इंडिया वाले से पूछेंगे तो इंडिया वाला दूसरा बताएगा, किसी दूसरे देश वाले से पूछेंगे दूसरा बताएगा, हो सकता है इंडिया वाला ही कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे नाम बताए। तो हर व्यक्ति के लिए जो 5 गणितज्ञ हैं वो अलग अलग होंगे, तो हम इसे सुपरिभाषित संग्रह नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अतः वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रख लेना है कि आपका जो संग्रह है वो सुपरिभाषित हो, पहले से ही क्लियर हो कि आखिर किस समुच्चय की बात हो रही है, किस तरह के संग्रह की बात हो रही है, ठीक है, और उसमें उसी प्रकार के अवयव होना चाहिए। यहाँ पर हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। मतलब यदि आप अवयव बोलें, वस्तुएं बोलें, सदस्य बोलें, सब एक ही है। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। समुच्चय के लिए हम जैसे कैपिटल ABCD इनसे डिनोट करेंगे, ठीक है। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे जो अवयव होंगे उनको छोटे अक्षरों से डिनोट करेंगे, जैसे ABCXYZ ये, ठीक है, XYZ से डिनोट करेंगे। यदि A समुच्चय A का अवयव है तो हम कहते हैं कि A समुच्चय A में है, ठीक है। यदि A समुच्चय A का अवयव है तो हम कहते हैं कि A समुच्चय में है, ठीक है। वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए हम एक यूनानी प्रतीक होता है जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अतः हम A बिलोंग्स टू A लिखते हैं, और यदि B समुच्चय A का अवयव नहीं है तो हम क्या इसको काट देते हैं ऐसे, ठीक है। या B इज़ नॉट बिलोंग्स टू, या B A का एलिमेंट नहीं है, या B, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग सीखने वाले हैं कि समुच्चय को निरूपित करने की विधियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से अपन समुच्चय को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ओके, आज ये जो चैप्टर था हम इसका इतना ही पार्ट अभी कवर करते हैं। बाकी जो इसके बाद वाली चीज़ें हैं कि निरूपण करने की विधियां क्या हैं वो अपने अगली क्लास में या अपने मतलब नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।